ऋषभ कोलकाता में नौकरी करता था। वो हर शनिवार की रात को बर्धमान आता था। अभी नई नई नौकरी थी, इसलिए पत्नी को अपने साथ भी नहीं रख सकता था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। वैसे भी अम्मा ने पहले ही कह दिया था, शादी का मतलब ये नहीं है कि आते ही लेकर परदेश चले जाओ। अभी हमारे पास ही रहने दो, कुछ तौर तरीके सीख लेगी फिर ले जाना। रविवार का दिन था। मौली घर की सफाई में लगी थी। सासू जी पार्वती की आवाज आई, अरे बहू, जरा ये अचार का मर्तबान धूप में रख देना। मर्तबान उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। इसी बात पर अम्मा ने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि रो रो कर उसकी आंखें सूज गई। ऋषभ मौली को रोते हुए देख रहा था, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेचारी सुबह से ही लगी हुई थी। उसकी ननद रमा आई थी। रमा अम्मा के पास बैठकर अपनी परेशानियों का रोना रो रही थी। तभी बाबूजी आ गए। अरे भाई, कहाँ हैं सब लोग? नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? सब लोग उठकर बाहर आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता ला दो। बस अभी लाई। सबने मिलकर नाश्ता किया। मौली आज सुबह से ही काम में लगी हुई है। आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। अरे क्यों बाहर से मंगवा लो, इतना भी कौन सा भारी काम कर लिया इसने। चलो हटो, मैं बना दूंगी। मैं बना तो रही हूँ। चलो मौली, हमारे साथ जरा मार्केट चलो, अम्मा को बनाने दो खाना। पार्वती तो रुआब से गई थी रसोई में, पासा ही उल्टा पड़ गया। हाँ हाँ, जाओ घूमो तुम लोग, मैंने जीवन भर खिलाया है, अभी भी बना लूंगी। मौली, दरअसल मार्केट जाना तो बहाना था। चलो फिल्म देख कर आते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके शाम तक लौटेंगे। अम्मा और रमा दीदी के लिए साड़ी ले लेते हैं। शॉपिंग करते करते उसे बहुत देर हो गई। आज तो मेरी खैर नहीं। मुझे एक संडे ही तो मिलता है, तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए इतनी दूर से भागा हुआ आता हूँ, और तुम हो कि सारा दिन रसोई संभालने में लगी रहती हो। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया। शाम को लौटे तो अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम लोगों को घर आने की जरूरत ही क्या थी, थोड़ी देर और घूम लेते। क्या मैं समझती नहीं, मेरी बेटी के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाता है ना। अम्मा, मैं अपने आप तो कहीं जाती नहीं हूँ। आपको जो कहना है अपने बेटे को क्यों नहीं कहती? मौली अपने कमरे में चली गई। ऋषभ, तुम्हारी बीवी को आउटिंग और सैर सपाटे का इतना ही शौक है तो इस बार तुम उसको यहाँ से ले जाओ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम लोगों का ये सब चोचला। अम्मा, इतना नाराज क्यों हो रही हो? अगली बार आऊंगा तो लेता जाऊंगा। मौली कमरे में जाकर रो रही थी। अरे मौली, रो क्यों रही हो? अगली बार आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। अब चुप हो जाओ। ऋषभ, मुझे डर है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा मेरा। अम्मा एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। पार्वती का मुंह अभी भी फूला हुआ था। ऋषभ ने रमा और उनके लिए लाई साड़ियाँ भी लाकर दे दी। अपनी बीवी के लिए भी तो साड़ी लाया होगा, वो तो हमें दिखाया भी नहीं। अम्मा, इतने पैसे नहीं कमाता मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी साड़ी दिलाने ले गया था? अम्मा, उसको आए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। उस बेचारी ने कभी इस घर की दहलीज तक नहीं लांगी। एक दिन ले गया तो तुम इतना नाराज क्यों हो गई? तो ले जाया करना, किसने मना किया है? ऋषभ बात बढ़ाना नहीं चाहता था। वो अपने कमरे में चला गया। अम्मा की नाराजगी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक दिन मौली के मायके से उसके बाबूजी मौली को लेने आ गए। उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था। हाँ हाँ, ले जाइए अपनी लाडली को, जब तक जी चाहे तब तक अपने पास ही रखिए, हमें जरूरत नहीं है। अम्मा, आप क्यों इतनी नाराज हैं? मैं 2-4 दिनों में ही आ जाऊंगी। जाओ ना, किसने रोका है? तभी ऋषभ के बाबूजी आ गए और बात को संभालते हुए बोला, बहू तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मौली अपने बाबूजी के साथ चली गई। शनिवार को जब ऋषभ आया तो तुम्हारी पत्नी अपने मायके गई है, मैंने तो मना भी किया था। ठीक है अम्मा, बाबूजी ने बता दिया था। ऋषभ सोमवार को वापस चला गया। अम्मा दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहती थी कि कैसे बहू से पीछा छूटे। 4 दिन बाद ही जब मौली को उसके बाबूजी पहुंचाने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ दिन तक तो माँ की सेवा कर ली होती। अम्मा, बड़ी दीदी आ गई थी, इसीलिए मैं चली आई। मौली आते ही घर के काम में लग गई।
तब तक पार्वती एक फोटो उसको दिखाते हुए बोली, ये फोटो तुम्हारे कमरे में पड़ी थी। मैंने ऋषभ को तो नहीं दिखाया, पर तुमसे पूछना चाहती हूँ, किसकी है ये फोटो? मौली ऊपर से नीचे तक कांप गई। उस फोटो में वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले रवि के साथ थी। उसने सोचा था मौका देखकर ऋषभ को बताएगी, पर ये तो अनर्थ हो गया। अम्मा, ये फोटो ऋषभ ने देखकर फेंक दी थी। उसने साफ झूठ बोल दिया। रविवार को जैसे ही ऋषभ आया, अम्मा ने उसको फोटो देकर कहा, तुम्हें पता था इस फोटो के बारे में? तब भी तुम इस चरित्रहीन औरत के लिए मुझसे लड़ते हो? शर्म नहीं आती? अरे कैसे मर्द हो तुम? ऋषभ ने फोटो देखकर तुरंत फाड़ दिया और बोला, अम्मा तुम चाहती क्या हो? इसको इसके मायके छोड़ दूं? फोटो ही तो खिंचवाई है, क्या गलत किया है? कॉलेज के टाइम में ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जब कुछ दिन तक वहाँ रहेगी तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मौली ने सुना तो पार्वती के पैर पकड़ लिए। अम्मा, ऐसा मत कहो। बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कौन सा किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गए? तुम अपना सामान बांध लो, हम अभी चलते हैं। मेरी माँ तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी। मैं मायके नहीं जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। अम्मा से तो यही कहना होगा कि तुम मायके जा रही हो, पर हम लखनऊ जाएंगे। मौली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं इस फोटो के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, पर सही मौका ही नहीं मिला। अम्मा से मैंने झूठ कहा था। मैं पहले से ही जानता था कि इस लड़के से तुम शादी करना चाहती थी, पर दूसरी जाति की होने की वजह से तुम्हारे माता पिता राजी नहीं थे। तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। मौली और ऋषभ लखनऊ चले गए। अम्मा संतुष्ट थी कि बेटे ने उनकी बात मानकर बहू को मायके पहुंचा दिया। कुछ महीनों तक ऋषभ छुट्टियों में घर नहीं आया। कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी, तो अम्मा ने चिट्ठी लिखकर खबर भिजवाई। ऋषभ आया और बाबूजी को अपने साथ ले गया। अरे बेटा, इसी चिंता में मैं बीमार हो गया था कि बहू कब तक अपने मायके रहेगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे वहाँ से ले आए। बाबूजी, मैं कुछ भी करके अम्मा को खुश नहीं कर पाई। बेटा, कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको बेटे बेटियों या किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी खुशी सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने में ही मिलती है। पार्वती उन्हीं लोगों में से एक है। बाबूजी का इलाज हो गया और वो वापस आए तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब बहू को बुला लो। कब तक मायके में रहेगी? कोई जरूरत नहीं है, उसको वहीं रहने दो। दूसरे दिन ही मौली के बाबूजी किसी काम से आए थे तो मिलने आ गए। अब गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे, अपनी बहू को ले आओ। पर मैं भी कम नहीं हूँ, खूब खरी खोटी सुनाऊंगी मैं। मौली कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, वो अब यहाँ नहीं रहती। ऋषभ को खाने पीने की दिक्कत होती थी, इसलिए वो ले गया उसको। पार्वती ने सुना तो उसे काट मार गया। अपने घर में ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उनके जाने के बाद ऐसे बेटे से तो अच्छा था बिना औलाद के रहती। तुम जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए। बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ने में तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब तुम्हारी बेटी ने घर से भागकर शादी करने का निर्णय ले लिया था, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इज्जत? वो तो कहो ऐन वक्त पर बहू ने उसे समझा बुझाकर राजी किया था। पीछे पीछे ऋषभ और रमा भी आ गए थे। पार्वती की सारी हठें खत्म हो चुकी थी। उनका सिर शर्म से झुक गया था।